root over n, that is root over 92, that will be the value of the test statistic. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्रिटिकल वैल्यू जो होता है दैट इज 1.96. So I need to compare the value of the test statistic with 1.96. So उसको अपने को मैनुअली करना होगा. तो इसको करने के लिए मैं जनरली एक्सेल यूज करता हूँ. पहले अपने इस पूरे कॉलम को कॉपी कर लेते हैं. यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, सो ओके कर लो. यहाँ तक हुआ कॉपी. कोई इशू है तो बोलो, वरना मैं प्रोसीड करता हूँ. PACF का पूरा कॉलम कॉपी किया एज इट इज एक्सेल में. नाउ मेरे को पता है कि द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज दिस वैल्यू इनटू रूट ओवर n. सो मैं अभी टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ. नाउ सैंपल साइज वाज 92. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है if you observe the included observations 92, so sample size is 92. तो इसलिए मैंने एक्सेल में this is the sample PACF into root over n किया. ये मेरे को टेस्ट स्टैटिस्टिक रिटर्न कर रहा है फॉर ऑल द लैग्स. ओके, नाउ हम लोग जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक कंपेयर करना होगा विद द क्रिटिकल वैल्यू. सो मैं इसका एब्सोल्यूट, सो ये सारी टेस्ट स्टैटिस्टिक का एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे निकालना है. सो इसलिए मैं उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पहले निकाल रहा हूँ. नाउ क्रिटिकल वैल्यू आई नो इज 1.96. तो मेरे को अब एक कंपेयर करना है वेदर दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर देन 1.96. तो इसलिए मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूंगा कि इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 1.96. रोहित, इसमें रूट 92 से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया है? डिवाइड करना होता ना. क्योंकि अगर अपने डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 1/√n होगा, सो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिवाइड बाय 1/√n. ठीक है, हाँ बेस से डिवाइड कर रहा. राइट, है ना. ओके, तो ये कॉलम ऑब्टेन किया, मतलब यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है मैंने कि वेदर दिस टेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ग्रेटर देन 1.96, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्रिटिकल वैल्यू है. सो ट्रू है, मतलब इट इज मोर देन 1.96, सो वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. और नल हाइपोथेसिस इज व्हाट, 5kk इज इक्वल टू 0, मतलब PACF इज इनसिग्निफिकेंट. So for the first lag, I can reject the null hypothesis. मतलब that corresponding PACF is statistically different from 0. Okay. True मतलब it is different from 0. So first lag, second lag and third lag के लिए it is statistically significant, उनका corresponding PACFs. But afterwards it becomes insignificant क्योंकि false मिल रहा है. फिर check करो continuously 3 times, हम लोग को मिलेगा कि it is becoming true, so it becomes significant. Sorry, 4 times, and after that it continues to remain insignificant. But अगर notice करोगे तो these are 4
इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट पीएसीएफ, बट इनमें कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर 5 फॉल्स के बाद 4 ट्रू आ रहा है या फिर इसके बाद और ट्रू आए नहीं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि दीज ट्रू कैन ऑकर बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ओके, और अगर फिर भी तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, सो वी कैन टेक 36 लैग्स हियर। जो पैरेललोग्राम एनालिसिस हम लोग ने किया था इनिशियली, उसमें अगर मैं 36 लैग्स लेता हूँ तो मेरे पास बेसिकली ये कॉलम और बड़ा हो जाएगा टू चेक वेदर दिस बिहेवियर, इतने सारे फॉल्स के बाद वापस ट्रू होना, वेदर दैट बिहेवियर इज रिपीटेड ओवर टाइम और नॉट। सो इसलिए मैं एक बार 36 लैग्स लेके भी ट्राई कर रहा हूँ कि क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो इसलिए मैं एक बार री एस्टिमेट करूंगा पैरेललोग्राम। यहाँ पे खाली लैक्स टू इंक्लूड इज 36। देखो एसीएफ even with 36 lakhs सारे p values less than 0.05, so there is auto correlation in the data। and PACF अगर मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ, तो यहाँ पे भी चेक करो 4 टाइम्स ट्रू आ रहा है बीच में, बट उसके बाद कहीं पे भी और ट्रू नहीं होता। सो देर इज नो सिस्टमैटिक पैटर्न इन विच द ट्रू रिजल्ट इज गेटिंग रिपीटेड इन माई डेटा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट 3 lakhs पे PACF इज सिग्निफिकेंट, आफ्टर विच इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। ओके, सो हम लोग इस सीरीज को एक AR3 मॉडल से एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ से कोई डाउट क्यों AR3 हो रहा है या कुछ? ओके ना, सो अब मैं एक AR3 मॉडल एस्टिमेट करना चाहता हूँ फॉर IIP सीरीज। किसी को कोई डाउट है और शैल आई प्रोसीड? 36 लाख में फिर से तो वो 4 ट्रूज नहीं आए थे ना? वहीं पे 4 ट्रूज वापस आए थे। देखो हाँ, वहीं पर आए थे, उसके बाद तो नहीं आए थे, उसके बाद तो सब फॉल्स था। उसके बाद सब फॉल्स है। तो इसीलिए इसको मैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस बोलूंगा कि ये जो 4 ट्रू है, so this is occurring because of sampling fluctuations, and overall my conclusion is it is significant up to 3 lakhs, उसके बाद insignificant है। so ये AR3 मॉडल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर समझो यहाँ पे फॉल्स है बट इसके बाद और 2 ट्रू होते फॉर एन एग्जांपल, तो तुम स्टिल क्लेम कर सकती हो कि 4th lakh पे इट इज बिकमिंग इनसिग्निफिकेंट, इट मे हैपन बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सो यू कैन ट्राई टू फिट एन AR6 मॉडल इंस्टेड ऑफ AR3, क्योंकि एक फॉल्स है बट 5th and 6th lakh इज सिग्निफिकेंट। समझ आया जो बोला? हाँ हाँ, आ गया। ठीक है, तो अब मेरे को एक AR3 मॉडल फिट करना है। तो वही तो EViews में वापस से जाकर क्विक एंड एस्टिमेट इक्वेशन, सेकंड लास्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे हम लोग पहले IIP चूज करेंगे।
नाउ AR3 मॉडल जनरली विद अ कांस्टेंट हम लोग एस्टिमेट करते हैं, और अगर फाइनल टेबल में कांस्टेंट इज इनसिग्निफिकेंट तो हम लोग कांस्टेंट एलिमिनेट कर देंगे, बट इनिशियली हम लोग एक कांस्टेंट रखते हैं अपने एस्टिमेटिंग इक्वेशन में। सो इसलिए मेरे AI IIP है, कांस्टेंट है @AR1। थोड़ा जूम करना रोहित। हाँ, IIP शायद नहीं लगता है मेरे को, दिख रहा है। हाँ सो ये टाइप करके अपने एंटर करते हैं। सो एक आउटपुट टेबल आया, यहाँ पे देखो कांस्टेंट इज सिग्निफिकेंट, AR1 इज इनसिग्निफिकेंट, AR2 एंड AR3 स्टिल सिग्निफिकेंट। ओके, सो मैं एक बार ट्राई करूंगा कि AR4 फिट करने का ट्राई करते हैं, चेक करते हैं वेदर द AR4 वाला कोएफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। सो सेम इक्वेशन में खाली एक AR4 टर्म ऐड करना है मुझे। ये इक्वेशन है, यहाँ पे देखो इवन द फोर्थ टर्म इज वो इनसिग्निफिकेंट, सेम क्योंकि उसका इक्वेशन पी कैसे आई? जो टेबल था ना, वो टेबल में ही देखो ऑप्शंस में व्यू और फिर एक जगह ठीक है, एस्टिमेट ऑप्शन है, वो एस्टिमेट क्लिक हाँ करना है। ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे AR3 मॉडल ही फिट करना होगा, बिकॉज AR4 जो है दैट इज इनसिग्निफिकेंट, और हम लोगों को टेस्ट करके भी मिला था कि इट शुड बी इनसिग्निफिकेंट आल्सो। तो इसीलिए मैं फोर्थ कोएफिशिएंट हटा रहा हूँ AR4, एंड AR1 वाला कोएफिशिएंट भी हट जाएगा क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट था। सो फाइनली खाली IIP रहेगा, कांस्टेंट AR2 एंड AR3। ये फाइनल सिग्निफिकेंट मॉडल है, सारे कोएफिशिएंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एस्टिमेट्स एंड टी स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड एरर सब है। हम ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? कांस्टेंट जनरली हर एक सीरीज का एक कांस्टेंट टर्म रहता है, बिकॉज सर नोटेशनल कन्वीनियंस के लिए लिख देते हैं xt इज इक्वल टू 5 1 xt माइनस 1 एंड सो ऑन, बट इन जनरल हर एक जगह एक कांस्टेंट म्यू टर्म रहता है। सर ने बोला भी होगा क्लास में, हाँ हाँ तो इसीलिए हम ठीक लोग है, कांस्टेंट एक्सप्लिसिटली लिखते हैं, अगर वो इनसिग्निफिकेंट है तो ही उसको हटाते हैं। ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ तो ठीक है AR प्रोसेस आ गया था, बट अगर समझो MA या आर्मा मॉडल आएगा, तो सेम चीज है, बस जैसे AR2 AR3 है, वैसे यहाँ पे मैं बस एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि MA1 लिख दो। सो AR2 AR3 MA1, सो ये बेसिकली एक इक्वेशन एस्टिमेट कर रहे हैं जिसमें दिस इज आर्मा 3 1। ठीक है, वैसे कोई भी आर्मा या MA प्रोसेस भी एस्टिमेट कर सकते हो वो इक्वेशन को मॉडिफाई करके। पहले मैं अपने खाली सिग्निफिकेंट वाले मॉडल में चल जाता हूँ, जहाँ पे C AR2 और AR3 थे, और अब इसका रेसिडुअल अगर हम लोग चेक करते हैं तो अगर कोई ध्यान से ऑब्जर्व करे, सो खाली सीजनैलिटी टर्म हम लोग ने नहीं कंसिडर किया था व्हेन वी आर ट्राइंग टू फिट एन AR3 प्रोसेस, बट स्टिल द परफॉर्मेंस ऑफ these रेसिडुअल्स हैव काइंड ऑफ एक आर्बिट्ररी बिहेवियर दिखा रहे हैं, इट इज रैंडमली मूविंग अप एंड डाउन द जीरो लाइन।
सो अब इस एस्टिमेटेड मॉडल का भी मेरे को रेसिडुअल एनालिसिस करना होगा, चेक करना होगा वेदर द एस्टिमेटेड रेसिडुअल्स फॉर्म अ व्हाइट नॉइज प्रोसेस और नॉट। सो उसके लिए भी सेम चीज है, व्यू एंड रेसिडुअल डायग्नोस्टिक्स। आया ये parallelogram analysis of residuals। यहाँ पे भी अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, सो ACFs आर ऑल इनसिग्निफिकेंट। खाली एट लैग k इक्वल टू 3 इट इज insignificant, उसके बाद all of them are becoming statistically significant. So still my model, the estimated model is not correct, and the reason is that we did not take account of the seasonality term, क्योंकि जब हम लोग AR3 कर रहे थे तो हम लोग का कोई भी सीजनल डमी नहीं था। है ना? तो इसीलिए हम लोग को पहले डेटा को डीट्रेंड और डी सीजनलाइज करना होगा, बिकॉज हम लोग ने देखा था कि देयर वाज अ डिटरमिनिस्टिक लीनियर ट्रेंड एंड आई थिंक खाली 2 मंथ्स का सीजनल डमीज वर नॉट सिग्निफिकेंट। सो सीजनल डमीज भी रखना होगा एस्टिमेटिंग इक्वेशन में, डेटा को डीट्रेंड और डी सीजनलाइज करना होगा, फिर उस पर यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई करके चेक करना होगा। एंड फिर हम लोग को अगर डेटा स्टेशनरी मिलता है, देन वी विल ट्राई टू मॉडल दिस AR या MA प्रोसेस या आर्मा प्रोसेस अकॉर्डिंगली। बस इतना ही था। और यूनिट रूट टेस्ट और स्ट्रक्चरल ब्रेक सर जब पढ़ाएंगे तब शायद मैं ब्रीफ कर सकता हूँ, तब तो क्लासेस रीस्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं अननेसेसरली सीजनल यूनिट रूट और स्ट्रक्चरल ब्रेक करना नहीं चाहता, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कुछ, बट ऑप्शन यहीं पर है सबका। व्यू में जाकर यहाँ पे ऑप्शन है यूनिट रूट टेस्ट में, ये ब्रेक पॉइंट यूनिट रूट टेस्ट, सीजनल यूनिट रूट टेस्ट। सो ये हम लोग बाद में भी कर सकते हैं जब सर तुम लोग को ये पढ़ा देंगे। अच्छा, सर का कोई प्लान है ऑनलाइन क्लास लेने का या ऐसा कुछ? ये तो उनको मेल करके पूछना होगा तुम लोग को, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सेकेंड ईयर की कोई क्लास चल रही है क्या ऑनलाइन? शायद 1 या 2 प्रोफेसर ने पूछा है, ID सर ले रहे हैं शायद एक ऑनलाइन क्लासेस, और एक टीचर ने रिक्वेस्ट तो किया है स्टूडेंट से, बट पता नहीं, अभी तक ID सर डेफिनेटली ले रहे हैं। सेकंड स्टूडेंट का मैं मतलब उनका सब्जेक्ट नहीं लिया, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, फिर इतना ही था ना? हाँ अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, फिर अगर हुआ तो क्लासेस स्टार्ट होने के बाद अगर एक और क्लास लेना पड़ा तो वो हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे। चलो भाई, थैंक्स। ओके, बाय। 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 कॉल्स मत काटो रोहित, कैन को हाँ मैं तुझे फोन काट ना, वी विल गॉसिप ना पीपल। खुश खुश वीडियो को मोड ऑन कर।